दुश्मन देशों को गच्चा देने के लिए ईरान ने एक नया खौफनाक प्लान तैयार किया है, जिसमें अब ईरान के सेना में किसी को कमांडर नहीं बनाया जाएगा। इजराइल और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने और चकमा देने के लिए ईरान की तरफ से यह हाल फिलहाल में सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। 13 जून 2025 को जब इजराइल और ईरान के बीच जंग का आगाज हुआ था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों में ईरान की कमर टूट जाएगी। लेकिन जो हुआ वो केवल सैन्य हमला नहीं था, वो था एक सर्जिकल मैसेज, एक ऐसा हमला जिसने ईरान की सैन्य रीढ़ को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था, कहीं कि तोड़ दिया था। इजरायली मिसाइलों की गूंज के बीच ईरान ने अपने 10 हाई प्रोफाइल सैन्य कमांडर्स को खो दिया था, वैज्ञानिकों को भी खोया था। और अब शायद पहली बार एक देश ने खुद ही यह तय किया है कि वो अब अपनी सेना में शीर्ष पदों पर नियुक्ति नहीं करेगा। जी हां, ईरान अब अपने सबसे अहम सैन्य संगठनों के प्रमुखों की घोषणा करना बंद कर चुका है। इसका कारण इजराइल की टारगेट किलिंग मशीनरी से बचना है क्या? अब बिना चेहरे और बिना नाम की ईरान की सेना दुश्मन से लोहा लेगी, ये किस रणनीति का हिस्सा है? आइए समझते हैं। ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य इकाई खातम अल अनबिया ब्रिगेड, जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की इंजीनियरिंग की रीढ़ माना जाता है, अब बिना औपचारिक कमांडर के ऑपरेट कर रही है। यानी उस इकाई को संचालन तो मिल गया है, काम तो कर रही है, लेकिन कौन इसको लीड कर रहा है ये ईरान की सरकार खुद ही नहीं बता रही है। क्यों? क्योंकि इजराइल देख रहा है, निशाना साध रहा है, और एक बार फिर कमांडर की घोषणा हुई तो उनका भी नाम इतिहास में शामिल हो सकता है, मारे गए या कहीं कि शहीद हुए लोगों की लिस्ट में। जी हां, इस ब्रिगेड का काम सिर्फ पुल और सड़कें बनाना नहीं है, बल्कि ये मिसाइल निर्माण, हथियारों की निगरानी करना और गुप्त सैन्य अभियानों की रणनीति बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन अब जब से इसके 2 प्रमुख नेता अली शादमानी और उनके उत्तराधिकारी को इजरायली हमलों में मारा गया है, उनको शहीद किया गया है, ईरान ने तय कर लिया है कि वो चेहरा ही अब सामने लेकर नहीं आएगा। अब क्या हमास वाला मॉडल ईरान की सेना अपना रही है? समझते हैं इसको। ये जो स्ट्रेटजी है, रणनीति किसी सैन्य थ्योरी का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक डर का स्वीकार करना है, डर को स्वीकार करने जैसा है। जिस तरह हमास ने अपने प्रमुख यहया सिनवार की हत्या के बाद कोई नया लीडर नहीं घोषित किया, उसी तर्ज पर ईरान ने भी अब अपने सैन्य संगठनों को गुमनाम बना दिया है, बेनाम बना दिया है। यह कोई साधारण फैसला नहीं है, बल्कि एक बड़ी कूटनीतिक और सैन्य स्वीकारोक्ति है कि हम आपके सामने हैं, लेकिन चेहरा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप उसे नुकसान पहुंचाते हैं, आप उस पर हमला करते हैं, आप उसको मार डालते हो। स्थानीय एजेंसी मेहर न्यूज से बात करते हुए एक ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने कहा, हम अब पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। हमने अपने कमांडरों को खोया है, लेकिन हमारी बुनियाद हिल नहीं सकती। क्या ये नया ईरान है या ये एक डरा हुआ ईरान है? सवाल उठता है कि क्या ये फैसला सैन्य रणनीति का हिस्सा है या इजराइल की दहशत का एक खुला सबूत दे रहा है ईरान? एक ऐसा देश जो हमेशा मौत को मात देने की बात करता है, जो कभी भी सरेंडर होने की बात नहीं करता है, अब अपने कमांडर्स के नाम छिपा रहा है, कमांडर्स नहीं बना रहा है। क्या ये एक नई रणनीति है या फिर डर का पहला सार्वजनिक स्वीकारोक्ति है? विश्लेषक इस पर मानते हैं कि ईरान अब डिफेंसिव मोड में चला गया है। उसकी सेना के सबसे अहम ढांचे अब गुप्त रूप से चलाए जा रहे हैं, ताकि इजराइल की AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन मिसाइल रणनीति और सैटेलाइट बेस्ड टारगेटिंग से बचा जा सके। इस पूरे मामले की सबसे डरावनी सच्चाई यह है कि इजराइल अब सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहा, वो चेहरे पहचानता है, उनके ठिकाने जानता है और उन्हें एक एक करके मिटा रहा है। ऐसा उसने पहले भी किया। 13 जून को युद्ध की शुरुआत में ड्रोन, सैटेलाइट और साइबर इंटेलिजेंस के जरिए इजराइल ने ईरान के 10 बड़े सैन्य अफसरों को कुछ ही घंटों में निशाना बना दिया। उनमें से कई अपनी गाड़ियों में थे, कुछ अपने सैन्य ठिकानों पर थे, पर एक बात कॉमन थी सब में, सभी खत्म कर दिए गए। अब जब दुश्मन की नजर आपके हर कदम पर है, तो आप या तो उसका मुकाबला करते हैं या फिर आप गायब हो जाते हैं, एक नई रणनीति के साथ आते हैं। और ईरान ने ये दूसरा ऑप्शन चुना है। अब क्या इससे ईरान बच पाएगा? क्या ईरान इससे अमेरिका और इजराइल पर ज्यादा घातक तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, उसका मुकाबला कर सकता है? ईरान का यह नया मॉडल चाहे डर की उपज हो या समझदारी,
लेकिन इससे यह तो साफ हो गया है कि मध्य पूर्व की जंग अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आइडेंटिटी और इंफॉर्मेशन के स्तर पर लड़ी जा रही है। अब सवाल है कि क्या बिना नाम और चेहरे वाली ये ब्रिगेड इजरायली ताकत से मुकाबला कर पाएगी या फिर ये सिर्फ एक और कागजी ढाल बनकर ही रह जाएगी। एक नई शुरुआत है ये या एक ईरान की आखिरी रणनीति जिससे वो मुकाबला करना चाह रहा है। ईरान की ये चाल अब दुनिया की नजरों में आ चुकी है। वो अब अपने हर कमांडर को छुपाएगा, उसकी पहचान गुप्त रखेगा और शायद पूरी सेना को एक परछाई की तरह चलाएगा। ये कदम उस ईरान की नई पहचान है जो अब शोर नहीं सिर्फ साजिशों की भाषा में जवाब देता है, जैसा दुश्मन भी करता है। पर क्या ये रणनीति चलेगी या फिर इजराइल एक बार फिर इस परछाई को भी खोज निकालेगा? जवाब अभी धुंध में खोया हुआ है, लेकिन जंग अब पहले से ज्यादा खामोश और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। एटम बम यानी न्यूक्लियर हथियार का क्या दुनिया पर महासंकट के बादल अभी छंटे नहीं हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति ने ऐसा कदम उठाया, ऐसा फैसला लिया है जिससे हड़कंप मच सकता है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बुधवार को कहा है कि देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी यानी IAEA के साथ अपने सहयोग को सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है, यानी सहयोग अब नहीं करेंगे IAEA को। बाहर का रास्ता दिखा दिया ईरान से। यह फैसला अमेरिकी हवाई हमलों में ईरान के महत्वपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने के बाद लिया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने इस फैसले की जानकारी दी। यह कदम ईरान की संसद द्वारा पारित एक कानून के तहत लिया गया जिसमें IAEA के सहयोग से निलंबित करने की बात कही गई थी। यानी पहले संसद में बात की गई, अब राष्ट्रपति ने भी इसको एक तरह से कहें कि मंजूरी दे दी और इसे देश की एक संवैधानिक निगरानी संस्था से भी मंजूरी मिल चुकी है। इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में तनाव और भी बढ़ सकता है। यह कदम ईरान ने उठाया क्यों? 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिनमें नतांज, इस्फहान और फोर्दो जैसे प्रमुख परमाणु केंद्र शामिल थे। इसके बाद 22 जून को अमेरिका ने भी इन ठिकानों पर हवाई हमले किए और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट करने वाला बताया। हालांकि IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी और अमेरिकी खुफिया जानकारी के अनुसार इन हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सिर्फ कुछ महीनों तक असर पड़ा है, यानी कुछ ही दिनों का ब्रेक लगा है। 25 जून 2025 को ईरान की संसद ने भारी बहुमत से IAEA के साथ सहयोग को निलंबित करने वाला एक विधेयक ईरान की गार्जियन काउंसिल और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा था। ईरान का कहना है कि जब तक उसके परमाणु ठिकानों की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, वो IAEA के साथ कोई सहयोग नहीं करेगा। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांति से जुड़े उद्देश्य जैसे बिजली उत्पादन के लिए है, लेकिन IAEA और पश्चिमी देशों का आरोप ईरान पर यह है कि ईरान 60% तक यूरेनियम संवर्धित कर चुका है, जो परमाणु हथियार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, क्योंकि 90% पर अगर इसको ले जाते हैं तो फिर परमाणु बम आप बना लेंगे और 5% ही यूरेनियम संवर्धित करना होता है जब आप उसको नागरिक इस्तेमाल के लिए यूज में लाते हैं। तो IAEA के मुताबिक ईरान के पास इतना संवर्धित यूरेनियम है अभी कि वो कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। गुत्थी अभी 400 किलो संवर्धित यूरेनियम की भी बनी हुई है, वो कहां है ये पता नहीं। मई 2024 तक ईरान 60% शुद्धता वाला यूरेनियम उत्पादन कर रहा था, जो शांति के उद्देश्य के लिए काफी ज्यादा है। IAEA ने 12 जून 2025 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि ईरान 2019 से अपनी अप्रसार जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रहा। इसके बाद IAEA ने ईरान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने की चेतावनी दी, जिससे उस पर और ज्यादा प्रतिबंध, बंदिशें लग सकती हैं। ईरान ने इस प्रस्ताव को राजनीतिक और अनुचित बताते हुए जवाब में नया यूरेनियम संवर्धन केंद्र खोलने और उन्नत सेंट्रीफ्यूज लगाने की घोषणा की। सेंट्रीफ्यूज हम आपको पहले भी वीडियोस में बता चुके हैं। सेंट्रीफ्यूज वो एक सिस्टम होता है जिसके जरिए यूरेनियम को संवर्धित किया जाता है, उसको और ज्यादा रिफाइन किया जाता है, यानी कि जो 60% है 90% अगर ले जाना है तो इसी सेंट्रीफ्यूज टेक्निक के जरिए, इसी सेंट्रीफ्यूज यंत्र के जरिए वो काम किया जा सकता है। अब ईरान के इस रुख पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ईरान का तो कहना है कि IAEA ने इजराइल और अमेरिका के हमलों की निंदा नहीं की, जिससे उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी ईरान ने रुख कर लिया है IAEA के खिलाफ। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने 26 जून को इन हमलों पर पहली बार टिप्पणी करते हुए कहा था, हमने इजराइल और अमेरिका को करारा जवाब दिया। वहीं IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने चिंता जताई कि ईरान का यह कदम परमाणु निरीक्षण को और मुश्किल बना सकता है।
ईरान के इस फैसले से क्षेत्रीय और वैश्विक तनाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि यह कदम ईरान को परमाणु हथियार बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि आईएईए अब उसके यूरेनियम भंडार की निगरानी नहीं कर पाएगा। अमेरिका और इजराइल इसे अपने लिए खतरा मानते हैं, जबकि रूस और चीन ने आईएईए की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा दिया है। तो क्या अब ईरान आगे अपने परमाणु बम को बनाने के लिए बढ़ेगा? क्या अब ईरान आईएईए को जो बाहर का रास्ता दिखा चुका है, फिर से अपने घर के दरवाजे खोलेगा और कहेगा कि आइए जांच कर लीजिए? क्योंकि एक बार तो ईरान मुंह की खा चुका है, एक बार तो आईएईए की तरफ से धोखा खा चुका है।